मैम थोड़ा थोड़ा आ गया, बाकी धीरे धीरे जब करूंगी ना तो धीरे धीरे हाँ, ही आएगा। दैट इज द अप्रोच, धीरे धीरे ही आएगा, एक बार में सब समझ नहीं आता। ठीक है, तो पहली चीज तो जो हमने कल सीखी थी कि हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्मेट में होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे ही होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम इनमें रेशियो निकालते हैं कोएफिशिएंट्स की, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। हम ये रेशियो निकालते हैं कोएफिशिएंट्स की। ठीक है ना, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस, जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर्स। मैं सिर्फ ओरली नंबर्स को इंस्पेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं बता सकती हूँ देखकर कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन आता है, नहीं आता, आता है तो किस तरह का आता है। तो दो ही है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि आंसर आ रहा है ना हमारा, जो हमारी स्टेटमेंट्स है, जो हमारी इक्वेशंस है, वो कुछ एक अच्छा सा आंसर दे रही है, तो वो कंसिस्टेंट है ना। इसलिए कहते कोई बेतुकी किसी बात करो कि कुछ बोल बोल क्या रहे हो, समझ में आ रहा है ना, हम कहते हैं ना वही चीज है कि जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब भी निकल रहा है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। कल कोई भी आपसे पूछे कि ये क्वेश्चन ऐसा आता है, द गिवन सिस्टम हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इज कंसिस्टेंट, देन फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब वो कैसा होगा, अगर सॉल्यूशन होगा तो यूनिक होगा, दो सॉल्यूशंस नहीं आ सकते। एक अकेली इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन है। आर्यन क्या कर रहे हो ये, अगर अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। जो मैं कह रही थी कि हमारी अगर आंसर सिस्टम का सॉल्यूशन, एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस है वो हमने किया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, पर दो इक्वेशंस, जब हमारे पास सिस्टम बन जाता है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो हम कैसे पता करेंगे, a1 बाय a2 लिखो ना सारे, इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी, x और y के कोएफिशिएंट्स की रेशियो सेम नहीं होनी चाहिए। इसको साथ में जोड़ लेते हैं, c1 बाय c2 को साथ में जोड़ लेते हैं, इसको रखा जाए चाहे ना रखा जाए एक ही बात है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन करेंगे जहां पे c1 बाय c2 की रेशियो किसी भी एक से इक्वल हो गई, a1 बाय a2 से इक्वल हो जाए या b1 बाय b2 से इक्वल हो जाए, तब भी आंसर आता है। तो ना आप देखोगे आगे जाके यूनिक सॉल्यूशन में ना ये चीज आपकी इग्नोर कर देते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्स और वाई ने कटने चाहिए, कांस्टेंट टर्म बाद में जाए जैसे मर्जी कट जाए। ठीक है, अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो मैंने कहा था यूनिक का मतलब है कि लाइंस के आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो यूनिक का मतलब है लाइंस ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और ग्राफ बनाते हैं तो हमें दिखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नंबर्स में देखा तो हमें ये इक्वेशन दिखी, नंबर्स में देखा तो मुझे ये इक्वेशन दिख रही है, और जब इसका ग्राफ बनाकर देखा तो मुझे ये लाइन दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन जिसमें कोई बेंडिंग नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल और ये है इसका न्यूमेरिक, एल्जेब्रिक फॉर्म से कह रहे थे कि एल्जेब्रा में हमने इसे क्या। ठीक है, तो दो लाइंस एल्जेब्रिकली देती है यूनिक सॉल्यूशन, और ग्राफिकली उसका होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। पता करते हैं a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अब इसके बाद क्या होता है, अगर तो यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है, यूनिक है, या फिर हमारे पास होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जिसमें कहा जाता है कि सारी की सारी रेशियो सेम है, जिसे हम कहते हैं को इंसिडेंट लाइंस, या फिर लिखा जाता है ओवरलैपिंग लाइंस। ठीक हो गया।
तो एक हमारे पास किस सिस्टम आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंसिस्टेंट दोनों ही है क्योंकि सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट है, या होगा यूनिक या होगा इनफाइनाइटली मेनी। कैसे पता करेंगे, इक्वेशन से देखकर, तो हमने रेशियो देखनी है कोएफिशिएंट्स की, सारे अनइक्वल है तो यूनिक, सारे इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी। अब मान लो मैं यहाँ पे मैं जैसे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में कहती हूँ, एक बच्चे को बोलूंगी कि एक इक्वेशन लिखो, ठीक है, दूसरे को बोलती हूँ तुमने भी एक इक्वेशन लिखनी है, लेकिन तुम दोनों की इक्वेशंस लिखी हुई मुझे यूनिक सॉल्यूशन दे, ठीक है। तो लेट मी सर, दिया ने कुछ बोला, कुछ लिखो नोटबुक में अपनी, और कनिष्का तुम भी लिखो, तुमने सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन देना है, तुम्हारी इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन दे। क्या लिखा है, और तुमने क्या लिखी इक्वेशन, ये सिर्फ इसलिए कि अब मैं जो नया वर्ड याद करवाऊंगी ना इक्वेशंस के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, वो याद करना है कैसे। देखो, एक बच्चे ने लिखा, दूसरे ने लिखा, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो क्या लिख रही है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। हम दूसरी इक्वेशन क्या लिख रहे हैं, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन पहली इक्वेशन क्या है, क्योंकि बहुत ही मतलब माइन्यूट चांसेस है कि हमने सिर्फ मल्टीपल लिख दिया सर। समझ में आई बात है, ठीक है ना, कि वो 2 को डबल करके 4 लिख सकते हैं, लेकिन 5 को भी डबल करके 10 लिख दिया, वो बहुत माइन्यूट चांसेस होते हैं, बहुत रेयर कंडीशंस होती है। तो इसका मतलब कि जब मैंने एक ने इक्वेशन लिखी तो दूसरे ने लिखते हुए बिल्कुल भी सोचा नहीं, दे बोथ वर वर्किंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दैट्स व्हाई जब भी सिस्टम यूनिक होता है, यूनिक सॉल्यूशन देता है, तो उसे हम कहते हैं द सिस्टम, द इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। अब मैं तुम्हें वही कहती हूँ कि तुमने एक सिस्टम बनाना है, ठीक है, एक इक्वेशन लिखेगा, दूसरे ने दूसरी इक्वेशन लिखनी है, बट बोथ ऑफ देम शुड गिव मी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दो इक्वेशंस लिखनी है दो बच्चों ने, ठीक है, मैंने अपने पास कुछ लिख लिया, अब मैं दूसरे को बुला के कहती हूँ कि जो लिखा हुआ है ना उसके साथ में जो इक्वेशन लिखो मुझे इनफाइनाइटली मेनी दे। तो क्या लिखना आसान होगा, नहीं, मैंने कहा चलो लिखो एक और इक्वेशन, चल गुरनूर तू लिख, अब वो बताएगी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक इक्वेशन वो लिख रहा है बच्चा, उसके बिना जाने तुम बता सकती हो कि मैं ऐसी इक्वेशन लिखूं जो एग्जैक्ट मल्टीपल हो उसका। 3 नंबर्स को मैंने प्रोडिक्ट करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, और फिर आंसर लिखना है, हो पाएगा, है ना। अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि जो उसने इक्वेशन लिख ली, तुम्हें दूसरी इक्वेशन ऐसी लिखनी है जो उसके साथ मिलकर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दे। सो नाउ यू आर थिंकिंग कि उसने क्या लिखा होगा। सो योर आंसर डिपेंड्स on what the other person has written. That's why हम इन सिस्टम को बोलते हैं डिपेंडेंट। This is called dependent, ठीक है। This system is called independent. This is called dependent, ठीक है। क्या लिखा था तुमने, तुमने इसका मल्टीप्लाई, अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी नहीं किया। अब तुम्हें लिखना है तो यू कुड हैव टेकन 2 कॉमन, 7x प्लस 5y इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो मैं दूसरी इक्वेशन कितनी मदद से लिख पाई जब मेरे पास पहली इक्वेशन थी। समझ में आ गया, तो याद रहेगा ना आप इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं, डिपेंडेंट किसको बोलते हैं। समझ में आ गया, ये वर्ड्स हमें याद करने हैं क्योंकि एक ही वर्ड पे ना हमारा पूरा क्वेश्चन टिका होता है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक याद रहेगा, इंटरसेक्टिंग याद रहेगा, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब इसके अलावा एक आता है कि ना तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना ही ओवरलैप कर रही है, तो लाइंस हमारी क्या होंगी, पैरेलल। और जब पैरेलल लाइंस थर्ड केस लिखते हैं तो उसको बोलते हैं, क्योंकि नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, और हमारा क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल्स की रेशियो सेम है लेकिन कांस्टेंट की रेशियो के साथ वो सेम नहीं है, तो ये हो गया पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात नहीं है, इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसने आंसर नहीं दिया, मतलब बेतुका सा सिस्टम है, क्या है
दो इक्वेशंस है जो सॉल्यूशन नहीं दे रही है, तो उसका मतलब वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। याद रहेगा ये 3 वर्ड्स याद कर लो। काफी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी इसमें जिसमें आपको वैल्यूज ढूंढनी होती है नंबर्स की, मतलब वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स की, सो दैट दे गिव यू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो हम बुक से स्टार्ट करते हैं। बुक में चैप्टर 3 ओपन करो। होपफुली सबने अपना होमवर्क किया हुआ था कल का, है ना? वो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे एक्स्ट्रा, सॉल्यूशन निकल गए थे उसके, जिसमें कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज किए हुए थे। और कौन सा था? हाँ, वो दोबारा से करना था ना सर। कल टेस्ट है आप लोग का, तो जो क्वेश्चन क्लास में जितने भी करवाए ना, उनमें से कोई भी मैं पूछ सकती हूँ। ऑब्वियसली नंबर चेंज किया होगा, मतलब मैं आपसे सिस्टम का मेथड के हिसाब से आंसर निकालना, ठीक है, या फिर थोड़ी सी इक्वेशंस जो मैंने आपको दी थी उसके हिसाब से हो जाएगा ना, तो आराम से। बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई हमारे फॉर्मूलाज नहीं है इसमें। चलो आते हैं पेज नंबर 24, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो जो ये पहले वाला आपका जो एक पैराग्राफ सा दिया हुआ है ना, इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसको भी ना एज एक्सपेरिमेंट, एज केस स्टडी या एज अ क्वेश्चन बुक में या पेपर्स में डाल देते हैं टीचर्स, काफी बारी डाल देती है। अखिला वेंट टू अ फेयर इन अ विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द giant wheel and play hoopla, and the number of times she played hoopla is half the number of rides she had on giant wheel. तो दो तरह की चीजें हैं। देखो, जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात होगी ना, तो दो चीजें दी होंगी आपको, दो तरह का आपने कुछ किया है, या दो तरह की चीजें खरीदी है, या दो तरह का सामान अवेलेबल है मार्केट में, इस तरह से कुछ है। तो हुपला है और एक जायंट व्हील है। तो एक बच्ची जाकर कहती है कि उसे हुपला भी खेलना है और जायंट व्हील भी लेनी है। तो नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ, ठीक है, हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी हैड ऑन जायंट व्हील। देखो, जो मैं कहती हूँ ना, मैथ्स की लैंग्वेज में बात करो, तो मैंने जो ये लिखा है ना, ये मैथ्स की लैंग्वेज है। हुपला इज इक्वल टू हाफ जायंट। आपने कुछ नहीं करना, अपने इंग्लिश के वर्ड्स को मैथ्स की इक्वेशंस में लेकर आना है। द नंबर ऑफ टाइम्स हुपला, मतलब ये हुपला जो मैंने लिखा है कि कितनी बार खेला, इज, इसका मतलब इक्वल टू, हाफ लिखूंगी तो मैं फ्रैक्शन सपोज करूंगी, मतलब मेरे दिमाग में आएगा, विजुलाइज करूंगी 1/2। और किसका हाफ है? जायंट व्हील के टाइम, जितना उसने, जितना बार वो जायंट व्हील में घूमी, ठीक है। If each ride costs ₹3 and game of hoopla costs ₹4, then how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla, provided she has ₹20? She spent ₹20, ठीक है। उसने हुपला खेला, आपने हुपला कहा, लेट द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, लेट नंबर ऑफ टाइम्स। तो जब भी हमें सिचुएशन, ये ना इक्वेशंस को आपको सपोज करना सिखा रहा है, या इक्वेशंस की आपको एप्लीकेशन बता रहा है, एफिकेसी बता रहा है इन टर्म्स ऑफ योर प्रैक्टिकल सिचुएशंस कि कहाँ यूज होती हैं। तो हुपला हो गया इक्वल टू एक्स। एक्चुअल लाइफ में पता क्या करते हैं हम लोग ना, नंबर ऑफ राइड्स वाई, ठीक है। हम एक्चुअली इक्वेशंस फॉर्म नहीं करते, पर माइंड इतना ट्रेन हो जाता है कि हम हमेशा एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि क्या होगा अगर 10-20 है। मान लो उसने हाफ राइड्स लिया, तो 5-10 हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली बन रहा है कि नहीं बन रहा। समझ में आ गया? तो वो जो आप माइंड में वर्क करते हैं या समटाइम्स क्विज़ेस में वर्क करते हैं, वो भी इक्वेशंस का ही पार्ट होता है, ठीक है। 8-12 में ना हाफ नहीं हो, हाँ 8-12 में पैसे, ठीक। So number of times she played hoopla, x is equal to half y, और फिर उसने कहा हुआ है कि ₹4 हुपला के लगते हैं पर टाइम, और पर जब हम राइड लेते हैं तो ₹3। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? उसने x टाइम्स हुपला लिया, तो कितने पैसे खर्च किए? 4x। ₹3 की राइड है, y टाइम्स राइड ली, तो कितना लिया? 3y, और टोटल ₹20 खर्च कर। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गए। दिस इज व्हाट, 2 इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और इससे हम बता सकते हैं कि उसने कितनी बार हुपला प्ले किया और कितनी बार उसने जायंट की। समझ में आ गया? तो अब आपको ये सॉल्व करना समझ में आ जाएगा ना, इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद सॉल्व करना भी हमें आता है। दिस इज व्हाई मैंने पहले आपको मेथड सिखाया था, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ, ठीक है। तो 4 × 1/2y + 3y
इक्वल टू 20, तो यह आ जाएगा 2y प्लस 3y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 4 आ गया, y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 2 है। ठीक है, so hoopla is played 2 times and giant wheel rides 4 times. एक क्लास लगाऊंगी जहां पे सारी चीजें ना ग्राफ पे जो ड्रॉ करनी है वो करवाएंगे, पर अभी के लिए ना फिलहाल मैं आपको एल्जेब्रिकली सिखा रही हूँ। ग्राफ पेपर आई वुड आस्क कि लेकर आओ, पेंसिल लेकर आओ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसमें। अगर ये हो चुका है तो पेज 25 करना। मैं काफी कुछ चीजें रीड करती हूँ। ₹3 नहीं, ₹4 होता है। मैंने गलत लिखा था। Hoopla cost ₹4 and each ride cost 3। ठीक है ना, वो तो हमारी इक्वेशन ही वैसे बनती है, x is equal to half y, या डिफरेंस ऑफ राइड्स कहा जाता है, डिफरेंस ऑफ द नंबर इज दिस, ऐसा कहा जाता है, तो वैसे बना लेते हैं। या इसको भी देखो ना, अब आप ऐसे लिख सकते हो 2x is equal to y, या हमारी इक्वेशन बन गई 2x minus y equal to 0। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया सबको, ऑनलाइन भी। अब आ जाओ अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1। ये सारा जो लिखा हुआ ना, एक लाइन जो मैं आपको बुक में कहूंगी लिख लो, अपने पुरानी वाली बुक का है। ठीक है, दिस लाइन आई वुड वांट, ये सारा मैंने डिलीट कर दिया। अगर पुरानी बुक हो ना तो थोड़े से ये पेजेस अपने पास जरूर रखना। इसमें लिखा है एवरी सॉल्यूशन, देखो, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन is a point on line representing the equation. Every solution of the equation is a point on the line representing the equation. तो line को represent करती हुई equation, उस equation का, line को represent करती हुई equation, उस equation का solution, इस line का point। समझ में आ गया? Algebraically हम बोलते हैं solution, equation लिखी तो इसका होता है सॉल्यूशन। मान लो मैंने कोई पॉइंट लिखा PQ, और ग्राफ अगर ड्रॉ करती हूं तो वहां पर PQ विल बी अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। समझ में आ गई ना बात ये? ठीक है, के बाद 3 तरह की लाइंस है। चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 2 ग्राफिकली है ना, तो ये बाद में ग्राफ करेंगे हम आराम से। एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। स्टेटमेंट प्रॉब्लम है तो कम से कम इनकी इक्वेशन तो बना ले। सॉल्व जैसे मर्जी करें, ग्राफ कहा जाएगा तो ग्राफ पे करेंगे। अभी हमें जो 3 मेथड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ग्राफिकल भी आता है ना, पर उसको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When a friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased, and also the number of skirts is 4 less
देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैड्स परचेज। पहली बार पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, सब जाएगा। तो इसमें ना हमेशा जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जोन आउट होकर हम कहते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स। 2 चीजें लिखी हुई है कि एक चंपा है वो जाकर पैंट्स और स्कर्ट्स लेकर आई है, तो कुछ पैंट्स कुछ स्कर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, उनको एक वेरिएबल चिपका देने का, ठीक है। सो लेट द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड। होता है ना बच्चे जो बताते नहीं कितनी तैयारी होगी वो ऐसी वाली है, तभी उसने पूछा ना कितना खरीदा, तो कहते नहीं मैं नहीं बताऊंगी, ऐसे से करके पूछा है ना। तो ऐसे बच्चों को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, नॉट ऑलवेज, ऑब्वियसली उसने हमें सिचुएशन दी है कि यू शुड बी केपेबल इनफ टू रिकॉग्नाइज, पर वो बच्चे होते हैं जो बताते नहीं तैयारी कितनी हुई है ना, कुछ भी पढ़ानी है, एक चैप्टर रहता है, अभी 2 चैप्टर रहते हैं, ऐसा वाले होते हैं ना बच्चे, तो वो वाला ही आंसर है, ठीक है। और उनकी बातों से ही आपको पता लग जाता है, दिस इज व्हाट वी से असेस करते हैं, ऐसे ही हम इस सिचुएशन को असेस कर रहे हैं थ्रू इक्वेशंस। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस then the twice the number of pants purchased। देखो जब ये लाइन लिखी हुई है नंबर ऑफ स्कर्ट्स, उस नंबर ऑफ स्कर्ट्स की जगह आप क्या लिखोगे, y। उसको मैंने नंबर ऑफ स्कर्ट्स को एक छोटा सा अल्फाबेट एक असाइन कर दिया, लेटर असाइन कर दिया y। नंबर ऑफ स्कर्ट्स शी परचेज्ड इज, इसका मतलब इक्वल टू टू लेस किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स मतलब, तो इक्वेशन हमारे पास आ गई। Also the number of skirts by is equal to 4 less than 4 times the number of pants purchased। सच में वही बच्चा है जो नहीं बताता तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि उसने उसी बात को, है ना, इसका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, तभी तो कहा था ना, इवेसिव आंसर देते हैं, वही वाला आंसर है, ठीक है। तो ये आ गया y इक्वल टू 2x माइनस 2, 4x माइनस 4, y की ये 2 वैल्यूज आ गई। हमें क्या दिख रहा है, उसने x वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया। चलो अपनी वाली फॉर्म में आते हैं, हमने इक्वेशंस फॉर्म कर ली ना, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ग्राफिकली नहीं देखेंगे, वो बात की बात है ना। हम पहले क्या करते हैं, इसको अपने फॉर्मेट में तो लिखे, 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसके बाद 4x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब देखो मैंने रेशियो की बात की थी, x की रेशियो क्या है 2/4, है ना, और y की रेशियो क्या है 1/1। कांस्टेंट टर्म की रेशियो क्या है, अगेन 2/4 1/2, है ना। तो हमारी a1 और कांस्टेंट टर्म की रेशियो सेम हो रही है ना, फिर भी इसका सॉल्यूशन आ रहा है। दिस इज व्हाट आई मेंट कि जब भी हमने क्वेश्चन देखना है यूनिक में, हमारा ये दोनों रेशियो सेम नहीं होनी चाहिए, इसके साथ सेम हो जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन x और y की आपस में रेशियो सेम नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी बात है, वैसे तो हम सिचुएशंस में सिखाया जाएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट, या फिर यहाँ पर आई कैन सी x कैंसल किया, मतलब सब्ट्रैक्ट किया, यह आ जाएगा माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, तो कह रही हूँ ना, वही बच्चे जो बताते हैं तैयारी कितनी हो गई, फिर नोट्स बना लिया, वो कहते नहीं नहीं कॉपी भी पूरी नहीं है, अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा, है ना। सारे नहीं होते। अच्छा, उसको पूछने वाले बच्चे भी वो जान के पोक करते हैं, क्यों पूछ रहे हो, आप अपना काम करो। वो तो पढ़ी लिखी, उसको पूछकर हम मोटिवेशन लेते हैं कि नहीं यार उसका काम रहता है, मेरा भी रहता होगा, है ना। सबसे अच्छी बात होती है अपने काम से काम। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, हमारा सॉल्यूशन आ गया।
तो हमारा जो वेरिएबल्स है उनका आंसर 0 हो सकता है है ना, y की वैल्यू 0 आ सकती है, बिकॉज 1 0 इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, वैलिड पॉइंट है ग्राफ पे। समझ में आ गया? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी पॉइंट है ग्राफ। समझ में आ गई बात इतनी हमें? ठीक है ना? तो ये हमारा ये नो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। कभी ये आ गया ना आंसर तो आप ये मत कहना नो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, दिस इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। ठीक हो गया इतना? चलो चंपा वाली बात पे आ जाते हैं अब, एक्सरसाइज 3.1। पहले क्या करें इसमें क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में बाद में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो उसने क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। तो हमें तीनों लाइंस के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 कि हमें सिर्फ इक्वेशंस को देखना है और उन इक्वेशंस के बेसिस पर आपको बताना है रेशियो देखकर कि ये गिवन सिचुएशन जो है ये कैसे लिखोगे। अब इससे ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। कल पेपर में या होमवर्क कॉपी पे लिखा जाएगा तो मैम गलतियां निकालेगी, इसको ऐसे लिखो, इसको वैसे लिखो। पेपर में हार्डली आता है, अगर आएगा भी तो एमसीक्यू में, और अगर आ गया तो मतलब लॉटरी लगी है। अगर ऐसा आ गया ना कि सिचुएशन को देखकर बताओ जी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, यूनिक है, पैरेलल है, फुल फ्लेजेडली 2 नंबर में आ गया मतलब लॉटरी, मतलब आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a1 इज इक्वल टू 5, मैं 2 नंबर की बात कर रही हूँ, a2 इज इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 8, फिर आप लिखोगे a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6। ये लिखने का मैं बता रही हूँ, एक ही क्वेश्चन में बताऊंगी, बार बार नहीं, तो लिख लो इसको। दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट इट। आपकी होमवर्क नोटबुक्स में भी टीचर आपको ऐसे ही कहेगी लिखने को। ठीक है, और हो सकता है वो a1 a2 ना लिख पाए, मैं तो लिखवा रही हूँ कि इन केस वो कहाँ जाए नहीं किसी क्लास में, तो फिर उसके बाद आप कहोगे a1 by a2 इज इक्वल टू 5 by 7, b1 by b2 इज इक्वल टू -4 by 6, c1 by c2 इज इक्वल टू 8 by -9, जिसे आप लिख दोगे -8 by 9। अब लिखोगे सिंस a1 by a2 is not equal to b1 by b2, और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इसको कैंसिल भी करो और ये आ जाएगा -2 by 3, is not equal to c1 by c2, therefore the given pairs of linear equations intersect at a समझ में आ गया? अब इसके बाद ओरली करवाऊंगी, लिखने का भी यही है, बस यहाँ से हमने बस ये एक्स्ट्रा है जो लिखना होगा पेपर में। होमवर्क नोटबुक कंप्लीट करनी है ना जब, तो ऐसे ही लिखना है इसको। और इनफैक्ट अगर कभी आपके साइकिल टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से इसको प्रेजेंट कर देते। समझ में आ गया? ये फर्स्ट पार्ट सहज और आर्यन समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, और फिर दिया हुआ है 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0, ओवरलैपिंग कोइंसिडेंट। ठीक है, ये मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रही हूँ, आपने कैसा लिखना है, आपने a1 a2 यहाँ पे b1 था, सॉरी देखो ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखेंगे हम। ठीक है, नंबर्स बताएंगे 9 18 3 6 12 24, फिर a1 by a2 की रेशियो बताओगे, ये रही 9 by 18, जिसको कैंसिल करोगे 1 by 2, b1 by b2 को लिखोगे 1 by 2, c1 by c2 को लिखोगे 1 by 2, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, since a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। बाकी सब चीजें छोड़ देना, चाहे अगर ये लिखना बहुत जरूरी है। आपसे पूछा है ना जस्टिफाई whether the given equations have infinitely many solutions, justification आपकी इससे होगी कि since this ratio, the three ratios are equal, therefore the given system has infinitely many solutions or represent coincident
लाइन्स। और अगला थर्ड वाला जो आ जाएगा 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a1 बाय a2 हो गया 6/2, b1 बाय b2 हो गया माइनस 3 बाय माइनस 1। जरूरी चीजें हैं यहाँ पर, माइनस साइन को मत भूलना। और c1 बाय c2 हो गया 10/9। देखो अब सब में कांस्टेंट क्या था, मतलब एक चीज जो हमारी थी, कांस्टेंट टर्म दोनों एक साइड पर है। अब अगर आप पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना या मैं दूंगी, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल टू 9 ऐसे कर दूंगी, तो वहां पे -9 चाहिए। ठीक हो गया। दोनों कांस्टेंट टर्म एक तरफ होनी चाहिए, या दोनों लेफ्ट हैंड साइड में या दोनों राइट हैंड साइड में, एक इधर एक उधर नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, therefore the given system has represents parallel। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब जो मैंने आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताया था ना, वहां पर ये काम आएगा। सहज अब क्लियर हो गया ये? यस मैम। ठीक है ना, अब तो नहीं कंफ्यूजन ज्यादा? नो मैम। ठीक है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। कंसिस्टेंट। अब मैं सिर्फ आंसर लिख पा रही हूँ कंपेयर करने के बाद, है ना। लिखने का वे तो हमें आता ही है। कंसिस्टेंट, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अश्मित क्लियर है ये? सेकेंड पार्ट, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, और ब्रैकेट में लिख लो पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल का मतलब ही है नो सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में हमने लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट में लिखा है हमने यहाँ पर यूनिक। थर्ड वाला है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और वहां पर लिखा हुआ है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। कंसिस्टेंट है। एलसीएम लेना है यहाँ पर। ठीक है, चलो मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ज्यादा आसान होगा। 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। एलसीएम क्या लिया मैंने यहाँ पर, 6। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से, और ये 6 से। समझ में आ गया ना इतना कैलकुलेशन को सबको। तो अब यहाँ पर ना देखने में लगता है कि नहीं जी यहाँ पे 10 है, -10 है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। पर माइनस प्लस का भी आपको पता था बहुत फर्क पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी मेरे पास आ रहा है यूनिक सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो दोनों कांस्टेंट टर्म एक तरफ थी, इसलिए मैंने बॉदर नहीं किया। इक्वल है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कंसिस्टेंट के साथ ना इनफाइनाइटली आता है, डिपेंडेंट तो है ही है, लेकिन कंसिस्टेंट में दिस पर्टिकुलर सिस्टम इफ कंसिस्टेंट, यस it is giving me infinitely many solutions because they represent overlapping things। क्लियर हो गया बच्चों सबको? फिफ्थ पार्ट, 4/3x है और 2x है, तो 4/6 हो जाएगा, नहीं है ना, 4/6 ही होगा। और दूसरे में 2/3 और तीसरे में 8/12, तीनों इक्वल है। 4/3 डिवाइड बाई 2 4/6 ही हो गया ना, 2/3 2/3 2/3। तो फिफ्थ पार्ट ऑल्सो
कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो दोनों में ना कंसिस्टेंट सेम है, ये तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात है? चलो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली कहा है, तो हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, उसके बाद इक्वेशंस पर आएंगे। कल टेस्ट है आप लोग का, मंडे को ग्राफ पेपर लेकर आना। टेस्ट के बाद ग्राफ करवाऊं? अगर टेस्ट जल्दी हो गया था ना, अगर टेस्ट जल्दी हो गया तो है ना, ठीक है। Which of the following pairs of equations are consistent, inconsistent, and if consistent, obtain the solutions graphically कहा है ना, तो अभी हम graphically नहीं करेंगे, हम algebraically कर लेंगे। पहला हमें लिखा हुआ है x plus y is equal to 5 और दूसरा लिखा हुआ है 2x plus 2y equal to 10। तो हम क्या करेंगे? कंसिस्टेंट है, उसने ग्राफिकली कहा है निकालने के लिए, तो आपको इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा infinitely many solutions। ठीक है, consistent but it has infinitely many solutions। तो ग्राफ जो बनेगा वो ओवरलैपिंग लाइंस होगा। एल्जेब्रिकली पता कैसे शो करते हैं इसको, मैंने बताया था ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, 2x plus 2y equal to 10, और दूसरी इक्वेशन भी क्या है, 2x plus 2y equal to 10। सारा का सारा कैंसिल हो गया, 0 equal to 0 which is true, which is always true। नहीं, ओरिजिन से कहाँ कहाँ पास करना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किया है, ठीक है ना। ओरिजिन से कब पास करेगी इक्वेशन बताओ? जब कांस्टेंट टर्म 0, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y इक्वल टू 0, ओरिजिन से पास करती है, ये ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। हाँ जी, कंसिस्टेंट। 1/3 माइनस 1/-3, 8/16, ये दोनों इक्वल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो इसका तो सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है, ग्राफ में अगर हम शो करेंगे तो वो पैरेलल लाइंस बनेंगे। समझ में आ गया? दोनों ही हमारे कोएफिशिएंट्स y के माइनस में थे। क्लियर है इतना सबको? थर्ड पार्ट कर रहा हूं। अब अगर मैं स्टार्टिंग इसी चीज से करवाती ना, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट में हम घूमते रहे होते, हाँ अभी समझ रहे हो, अभी पता लग रहा है, पता नहीं आगे ना वो ब्लाइंड टर्न होते हैं ना, कि पता नहीं आगे टक्कर कहाँ पे होगी, वो हाल होता है। चलो अब इसमें हमने क्या किया, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2/4, 1/-2 और -6/-4, तीनों ही अनइक्वल है। सो द गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके बाद सॉल्यूशन फाइंड, चलो अब तो कर सकते हो ना। यहाँ पे इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, किसको करोगे, चल करना सॉल्व। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन मेरी बन गई 4x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0।
अब ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं चाहिए क्योंकि हमें y को सेम किया है ना, तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली हम ऐड कर दें 8x माइनस 16 इक्वल टू 0। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सो पुटिंग x as 2, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, आंसर। मैं जैसे स्टेप्स लिखवा रही हूँ ना, मुझे कल पेपर में ऐसे ही चाहिए स्टेप्स। समझ में आ गया इतना? फोर्थ वाला पार्ट करो आप। इनकंसिस्टेंट, देखो फोर्थ पार्ट यहीं पे लिख रही हूँ, देखो उसने लिखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरे में लिख दिया 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। 2/4 माइनस 2/-4, दोनों की रेशियो 1/2 है, लेकिन कॉन्स्टेंट्स की सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस होगा। ग्राफिकली मतलब ये पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, और जब इसको सॉल्व करते हो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 4y माइनस 4 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0, विच डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना, विच इज फॉल्स, राइट। तो इसलिए हमने क्या दिया, इनकंसिस्टेंट। अब आ जाओ इसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे आ जाओ। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम, कभी कभी वो आपको एज अ केस स्टडी बन के आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वन, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. Number of girls is 4 more than number of boys. Find the number of boys and number of girls. कुछ भी समझना है तो लास्ट लाइन पढ़ा करो, उसमें दो चीजें फाइंड करने को कहा जाता है, ठीक है। उसी को एक्स एंड वाई सपोज कर लिया। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी इक्वल टू एक्स, और कोशिश किया करो जो चीज हमें पहले दी हुई है ना, जैसे बॉयज को पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तभी मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज पहले लिखा है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो उनमें से कुछ बॉयज कुछ गर्ल्स, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज 10। तो उसने सिर्फ हमें दिया था 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, उससे सोचकर ये कहना कि x और y का सम 10 है, ये इक्वेशन है, दिस इज व्हाट हमारी लॉजिकल एबिलिटी उसे इंटरप्रेट करने को कहती है। समझ में आ गया, दिस इज कन्वर्जन ऑफ इंग्लिश इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट है नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज y इज मतलब इक्वल टू मोर देन, कितना मोर, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज जो मैंने लिए थे x। समझ में आया मैंने इक्वेशन कैसे बनाई, y इक्वल टू x प्लस 4। तो अगर अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैं यूज करूंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आर्यन देखो अब सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, y की वैल्यू x प्लस 4 है, तो मैंने दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दिया, x प्लस 4 इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। समझ में आ गया, तो मेरे पास ये आ गया x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 10, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3। तो इफ x इज 3, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x एज 3 इन, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू,
तो नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7। अब ये आंसर ना लास्ट में आके लिखना होता है। देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, या फिर 3 नंबर का, मतलब स्टेटमेंट प्रॉब्लम 5 नंबर की या 3 नंबर की। तो आपने इसको सॉल्व तो कर दिया, लेकिन ना स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो वो कुछ प्रेजेंटेशन कुछ स्टेप्स, तो आपने लास्ट में आके आंसर अपना अच्छे से लिखना है। Therefore, the number of boys is equal to x is equal to 3. The number of girls is equal to y equal to 7. ये आप लगा लो, इसके ना आधा नंबर तो होंगे ही आपके पास। लिखोगे अच्छा लगेगा, टीचर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिगार्ड कर देती है कि अच्छा किया हुआ, प्रेजेंटेशन अच्छी है। It looks good, it creates a positive impression on the पेपर चेक का। तो जो भी पेपर चेक करेगा ना, उसने सिर्फ आपके पेपर को देखना है, उसको नहीं पता होगा बच्चा कैसा है। सो योर पेपर विल स्पीक, राइट। जो भी इंप्रेशन है आपने अपनी राइटिंग से देना है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छी राइटिंग हमें कैलीग्राफी करके आनी है वहां पर, बट हमारी राइटिंग प्रेजेंटेबल हो, खुला खुला लिखा हो, कुछ मिच करके मत लिखना। पेपर बहुत मिल रहे हैं आपको, वहां पर सेफ पेपर कैंपेन नहीं चलाने की, यहाँ पर लिख दिया वहां लिख दिया कुछ यहाँ पे लिख दिया। सीरियसली ये सेफ पेपर कैंपेन अगर चलाने तो पेपर ही कैंसिल कर दो, विच आई से। वहां पर अपने रिसोर्सेज देखो, तुम्हें पढ़ाने में बहुत सारे रिसोर्सेज लगे हैं, तो उनको सेव करो, उनको एफिशिएंटली उनका रिजल्ट दिखाओ कि हाँ हमने अपने रिसोर्सेज को, अपने दिमाग को अच्छे से ग्रो किया। समझ में आ गया? सेकेंड, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Let the cost of 1 pencil का होगा ना पहले, तो मैंने पेंसिल लिखा, is equal to ₹x. Units are very important. कॉस्ट कहा था ना, तो रुपीज लिखना है, ठीक है। Let the cost of 1 pen is equal to ₹y. ऐसा मैं क्यों कह रही हूं लिखने को? क्योंकि 5 पेंसिल्स पहले लिखी हुई है, तो मेरा पहला वेरिएबल ही x है, तो मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, मेरी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये नहीं है कि सारे गलती करते हैं, पर कोई एक बच्चा गलती करता है और वो बाद में आके पछताता है कि हाँ ऐसे वैसे हो गया। तो दिस इज वन प्रैक्टिस विच यू सेम मैं सच में कह रही हूँ, अभी भी पेपर में हुआ है। मतलब किसी और स्टूडेंट ने कहा कि मैंने ना आंसर y में +8 करना था, मैंने y +8 नहीं किया, डायरेक्टली y को आंसर लिखा, ठीक है। तो व्हाट आई सजेस्ट इन अ केस, इन दैट केस मैं आपको भी सिखाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, कहता मैंने h में 8+ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली h लिख दिया, तो आंसर कितने कितने मार्क्स कट जाएंगे? 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हाँ बिल्कुल मार्क्स कटेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पूरी लेंथ को ही सपोज कर लेते हैं h, और जो नंबर हमने h+8 करके निकालना था, जो h निकालना था, उसको h-8 लिख दिया। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स together cost 46. अब इसको सॉल्व करना है, तो आई कैन सी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए, वो भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई मल्टीप्लिकेशन बहुत मुश्किल नहीं है। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 35x। अब आ रहे हैं तुम इन इक्वेशंस को अगर सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन से, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। आपने इस इक्वेशन को लिया, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। मैं 5x को यहां रख रही हूँ, 50 माइनस 7y किया, इस वाली इक्वेशन को लिया, x की वैल्यू निकाली 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5, और इस x की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, जो कि बन जाएगी 7 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5y इक्वल टू 46। समझ में आ गया? अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 350 माइनस 49y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5y इक्वल टू 46। एलसीएम ले लो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और उससे x की वैल्यू आ जाएगी।
आर्यन समझ में आया ये? यस मैम। 350 माइनस 49y प्लस 25y इक्वल टू 230। मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से माइनस 49 प्लस 25 आप देखोगे वही सेम नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो माइनस 49 प्लस 25 कितना हो जाता है? माइनस 24y, और 230 में से 350 निकाल दिया तो क्या बन गया? माइनस 120। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 5। और अगर मैं इसको भी सॉल्व करती हूँ तो वही बन रहा था 24y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 5। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y एज 5, तो मेरे पास आ जाएगा। अब तुम यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, तो इस वैल्यू को 5 को ना यहाँ पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। x की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ इक्वेशंस में सॉल्व करूंगी तो मैं कोशिश करूंगी पहली या दूसरी किसी भी एक इक्वेशन में डाल दे 5x प्लस 7 इंटू 5 प्लस इक्वल टू 50। समझ में आ गया? सो यहां से भी x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 3। और एंड में आके लिखना है therefore cost of one pencil is equal to ₹3, cost of one pen equal to ₹5। लिखो cost of one pencil equal to ₹3, cost of one pen is equal to ₹5। इसको डब्बे में डाला और रेक्टेंगल में लिखो, ऐसे करके ऐसे लिख कर आओ आंसर, जिसके मार्क्स मिलेंगे। इससे अच्छा ही प्रश्न बनेगा बहुत। ठीक है, इससे क्या होता है टीचर को ना कन्वीनियंस हो जाती है कि आपने अच्छे से आंसर लिखा हुआ है। वो कभी कभी क्वेश्चन ऊपर से स्किप कर देते हैं कि अच्छा आंसर ये सही निकाल लिया, मेथड देखा कि सॉल्व किया हुआ है। सो वी डोंट गेट इनटू निटिग्रिटीज की वो स्टडी जिसमें 100 पेपर चेक करना है, वो ये नहीं देखेगा प्लस साइन ठीक लिखा है, आंसर ठीक लिखा है, अच्छे से मार्क किया हुआ है, कोई कटिंग नहीं है ना। लास्ट में आपने आंसर ये 3 और 5 लिख लिया तो हमें लगेगा ठीक है मार्क्स मिल गए, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया? टीचर को कन्वीनियंटली पेपर चेक करने दो, जितना उसको कन्वीनियंटली दिखेगा ना सब कुछ सामने, उतना ही आपको जल्दी नंबर मिले। समझ में आ गई बात? मुझे कुछ नहीं पता मैथ्स को ओपन बुक कैसे करते हैं, मैं भी आपको फॉर्मूला लिस्ट दे दे सॉल्व क्या कर सकते हैं, है ना। मैथ्स ओपन बुक क्या होगा? कुछ सिचुएशन देंगे तो बताओगे कौन से क्वेश्चन से है, कहाँ से उसको निकाल दिया लगाया हुआ है। विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हाँ आपकी स्टेट पे सोचो तो लगता है कि हाँ, जैसे आप मेरे पास कोई क्वेश्चन लेके आते हो मैम ये सॉल्व कर दो, तो आपने कौन से चैप्टर से लिया है, कौन सी इक्वेशन बनेगी, हम अपने आप सोचते हैं बिकॉज हमारे दिमाग में अब सारी ओपन बुक है ना। तो दिस इज ओपन बुक का मतलब ये होता है कि आपके पास सारा मटेरियल है, उसमें से आपने क्वेश्चन को फिट करना है कौन से चैप्टर में। तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी तो फिर नहीं आएगी ना, और क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 ना ऐसा ही क्वेश्चन अभी 1 मार्क में आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, मैं करवा भी दूंगी अभी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रेक्टेंगल दिया हुआ है तो कुछ समझना मुश्किल लगता है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than the width is 36 meters। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन उसने बस लिखा है हाफ द पेरीमीटर is 36। समझ में आया? और बीच में एक फ्रेज अटका दी whose length is 4 more than width। तो समटाइम्स यू थिंक width is 36 दिया हुआ है हमें, लेंथ को x ले लिया, विड्थ को जो मर्जी ले लो, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना, जो है 36 नंबर है ये क्या दिया हुआ है? हाफ ऑफ पेरीमीटर। समझ में आ गया? सिर्फ इसको उतना ही समझाना था, तभी ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में मार्क किया है, क्योंकि समटाइम्स बच्चे कह देते हैं वैसे होता नहीं है, पर वो इस 36 को बोलते हैं कि विड्थ हमें दी हुई है। ठीक है, सो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to x meters, let the width
ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बाय मीटर्स। तो आपने क्या करना है, ये मीटर इग्नोर नहीं करना, इसका आधा नंबर है, ठीक है। आधा नंबर इसका, आधा नंबर वो लास्ट में आंसर लिखने का, नहीं लिखा एक नंबर ऐसे ही गया, फिर कहते हो कहाँ नंबर कट गया, 5 नंबर का। स्टेटमेंट प्रॉब्लम अगर 5 की आएगी तो हमें लिखना होगा, ठीक है। x इक्वल टू वाई, सॉरी लेंथ इक्वल टू x, विड्थ इक्वल टू y, then it says the length is 4 more than the width. Length मतलब x, according to question, length is 4 more than width. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ रेक्टेंगल, तो ये लिखना है 2 इंटू एल प्लस बी। सो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, हाफ ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर है ना, तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया, सब 36 है। So this is equation 1, this is equation 2. I will go for substituting value of x. क्यों काम बढ़ाना कि मैं यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 4 लिखूं, डायरेक्टली x की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू 32, y की वैल्यू 8। y की value 16. So if y is 16, so putting value of y, putting y equal to 16, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, therefore length is equal to 20 meters, breadth is equal to करना। मेन तो मेथड तो देखो आपको समझ में आ ही गया है ना, कुछ इतना मुश्किल नहीं है कि एलिमिनेशन क्या है, मेन अपने फोकस करना है अपनी कैलकुलेशंस पे। मैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स नहीं दूंगी, सिर्फ इक्वेशंस की सॉल्विंग, ठीक है। इक्वेशंस की सॉल्विंग होगी, स्टेटमेंट प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकता है क्वेश्चन रीजनिंग भी डाल दूं एक, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन ना। अच्छा ये हो गया ना सबका ऑनलाइन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा क्वेश्चन ना 1 मार्क में एमसीक्यू में अभी जो बोर्ड पेपर हो चुका है ना उसमें आया है, और वो सेम टू सेम आपके एग्जाम्पलर में है। The two lines are given to be parallel. जो बोर्ड में क्वेश्चन आया ना कैसा आता है बोर्ड में 1 मार्क का, 2 लाइंस कहते हैं पैरेलल है, ठीक है, दी हुई है। तो इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइंस इज 5x minus 3y equal to, 2 lines are parallel, वन इक्वेशन, ये बोर्ड क्वेश्चन है लास्ट ईयर का बोर्ड, अभी जो कर चुका है लास्ट ईयर मतलब लास्ट टर्म का बोर्ड जो हुआ है अभी। सो वन इक्वेशन इज 5x minus 3y equal to 2. तो what could be the equation of the second line? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नहीं हमें उसमें से मार्क करना है। What could be the equation of the second line? चार ऑप्शंस थे, चारों में बताओ पैरेलल लाइंस लेकर आना है, तो सेकंड इक्वेशन चारों में से कौन सी रखोगे, चारों में से एक ऑप्शन। चलो ऐसे ओरली मत देखा करो, A1 by A2 B1 by B2 किया करो, इतना तो मैं भी करती हूँ, तभी कहती हूँ ना आराम से करो। A1 क्या है, दोनों इक्वेशंस को लिखा करो। सी अगर आपने ये अपनी ओरल एबिलिटी करनी है तो पहले लिखना पड़ेगा,
ठीक है। ओरल एबिलिटी लेके आनी है ना, तो वो ऐसे नहीं आती है, उसको लिखना पड़ता है। बिकॉज हम देखो ना माइंड को अपने क्या कर रहे हैं, एक तो वो मेथड देखे, फिर कैलकुलेशंस भी देखे। आप रेशियो भी देख रहे हो, कैलकुलेशंस भी देख रहे हो। तो ये हमारी A5, और अगर मैं लिखती हूँ -15, दूसरा क्या है -3 -9, सेम हुई क्या? ए खत्म हो गया। ऐसे ही बी, साइन सेम होने चाहिए ना दोनों के, ये भी खत्म हो गया। सी, ये तो 9 हो गया और ये 15 कर दिया, इसको तो 9 कैसे लेकर आए समझ नहीं आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, ये भी खत्म हो गया। व्हाट अबाउट दिस वन? 5 upon -15 -3 upon 9 2/5 इक्वल है, तुमने ए कहा था, डी वाला फिर ठीक है, मुझे ए सुना था, सॉरी माय मिस्टेक, फिर ठीक है। समझ में आ गया, राइट? अब ये 1 मार्क का एमसीक्यू था जो बोर्ड में आया, और ये आपके एग्जाम्पलर में से सेम एज इट इज एग्जाम्पलर में भी, ठीक है। बस हद से ज्यादा है कि यहाँ पे पैरेलल की जगह वो आपको बोल देते हैं इंडिपेंडेंट या इनकंसिस्टेंट, तो ये आपको खुद ढूंढना है, इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया इतना? चलो बाकी कल करेंगे, कल मतलब बाकी नेक्स्ट